माइनर पोर्शन ऑफ दिस एक्ट। इस पोर्शन में तकरीबन 8 हेडिंग आती हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहले तो है टोटल नंबर ऑफ सेक्शन, यानी इस एक्ट की टोटल कितनी प्रोविजन है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि टोटल जो इसके सेक्शन है इस एक्ट के वो 50 हैं। सेकंड चीज़ आ जाती है एक्सटेंशन, यानी ये जो एक्ट है इसका दायराकार कहाँ किस हद तक है, ये एक्ट किस हद तक एप्लीकेबल होता है, मतलब किस सेक्टर पे किस एरिया के ऊपर ये इस एक्ट की प्रोविजन एप्लीकेबल होंगी। जो टोटल 50 सेक्शन है किस पोर्शन तक जो है वो अप्लाई होंगे। तो वो सिंपल है, सेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ द गार्डियन वार्ड एक्ट 1890 के तहत बताया गया है कि जो इस एक्ट की एक्सटेंशन है वो पूरे पाकिस्तान तक है। यानी ये जो टोटल 50 सेक्शन जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सेट के, उन तमाम प्रोविजन का इतलाक़ जो है पूरे पाकिस्तान के ऊपर होता है। यानी अगर फुल पाकिस्तान के अंदर कोई भी गार्डियन की अपॉइंटमेंट का मैटर होगा, किसी बच्चे की आपको कस्टडी चाहिए होगी, तो उसकी जो तरीक़ाकार है, जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उसकी जो दरख्वास्तें दी जाएंगी, वो जो ये एक्ट है गार्डियन वार्ड एक्ट, इसकी प्रोविजन के मुताबिक ही दी जाएंगी, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, इसका थर्ड हेडिंग है डेट ऑफ इनेक्टमेंट, यानी कानून बना कब। तो इनेक्ट ये हुआ था 21 मार्च 1890। और डेट फोर्थ पोर्शन है डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी इसका नफाज कब हुआ था, इस पर अमल दरामद कब करना शुरू हुआ। तो वो है 1 जुलाई 1890 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 ऑफ गार्डियन वार्ड एक्ट 1890। फिर नेक्स्ट पोर्शन है नेचर ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर नेचर हम देखें, जो गार्डियन वार्ड एक्ट की प्रोविजन है, यानी जो उसका टोटल 50 सेक्शन है, उनकी नेचर जो है वो ओवर राइडिंग नहीं है बल्कि कोरस्पेंडिंग है। अब इसका क्या मतलब है? ओवर राइडिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी के ऊपर सुपरसीड कर रही हो, प्रिवेल कर रही हो। तो यहाँ से इतना तो हमें पता चल रहा है कि जो सेक्शन 3 है ना गार्डियन वार्ड एक्ट का, उसमें ये हमें क्लियर हो जाता है कि इस एक्ट की जो प्रोविजन है उसकी नेचर प्रिवेलिंग नहीं है, ओवर राइडिंग नहीं है, बल्कि कोरस्पेंडिंग है। अब इसका कोरस्पेंडिंग का मतलब होता है हम मांग होना, किसी के साथ शाना बिशाना होना। इससे मुराद ये है कि गार्डियन वार्ड एक्ट जो कि इसकी हम लोगों ने डेट ऑफ कमेंसमेंट भी पढ़ ली गई 1 जुलाई 1890 में इस पर अमल दरामद शुरू हुआ ना। तो उससे पहले हो सकता है कि इसी गार्डियन वार्ड से मतलब कोई पहले कोई कानून बना हो, क्योंकि पहले भी तो कोई कस्टडी के मामलात होते होंगे, उनको डील करने के लिए भी कोई ना कोई प्रोसीजर फॉलो किया जाता होगा। तो इससे पहले जो कोई कानून था या इसके बाद अगर कोई बन जाता है, तो ये सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का वो बता रहा है कि ये जो प्रोविजन है ना गार्डियन वार्ड एक्ट की, वो उससे प्रिवेल नहीं करेंगी। यानी अगर कोई कंट्राडिक्शन की सिचुएशन आ गई तो उससे पहले वाले बाद में बनने वाले कानून के ऊपर प्रिवेल नहीं कर रही, बल्कि उनके साथ कोरस्पेंडिंग है, सब्जेक्टिव नेचर है उनके साथ, यानी ये उनमें एडिशन है, उनकी ना ये डेरोगेशन कर रहा है ना उन पर ये प्रिवेल कर रहा है। तो ये 5 क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि इसकी जो एक्ट की प्रोविजन है उनकी नेचर जो है वो ओवर राइडिंग नहीं है बल्कि कोरस्पेंडिंग है। नेक्स्ट आ जाता है इसका 6th पोर्शन जो है वो इस माइनर पोर्शन में, वो है एक्सेप्शन सेविंग, जो कि जिससे रेलेवेंट प्रोविजन सेक्शन 3 एंड सेक्शन 6 है इस एक्ट की। इसमें टोटल 4 मैटर इधर मैंने लिखे हुए हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये जो एक्ट है गार्डियन वार्ड एक्ट का, ये इन 4 मैटर्स के ऊपर इसका कोई इम्पेक्ट नहीं होता। मतलब ये इसकी एक्सेप्शन है, ये 4 चीज़ें जो इस एक्ट की एक्सेप्शन है, इन मैटर्स के ऊपर गार्डियन वार्ड एक्ट की प्रोविजन का कोई असर रसूख नहीं है, कोई उसका इन पर इम्पैक्ट नहीं होता। पहला मैटर तो ये है नॉट डेरोगेटरी इफेक्ट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्डियन वार्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच द वार्ड इज सब्जेक्ट, सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट। यानी इससे मुराद ये है कि अगर वार्ड का पर्सनल लॉ कुछ और है और उसके मुताबिक उसका गार्डियन अपॉइंट होना चाहिए, तो उसका उसी पर्सनल लॉ के मुताबिक ही उसका गार्डियन अपॉइंट होगा, और गार्डियन वार्ड एक्ट का उसकी अपॉइंटमेंट पर किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब ये कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगी कि नहीं भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, हम ये कहें कि भाई नहीं, जो इसमें बता दिया गया है गार्डियन वार्ड के प्रोविजन के मुताबिक इसका गार्डियन अपॉइंट होना चाहिए उसी तरह हो। नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर उसका जो पर्सनल लॉ है उसके मुताबिक उस बच्चे का गार्डियन किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट होना चाहिए जो कि उसके वेलफेयर के लिए ठीक है कि इसको अपॉइंट किया जाए, तो उसके पर्सनल लॉ के मुताबिक उसका गार्डियन अपॉइंट किया जाएगा। यहाँ पर गार्डियन वार्ड एक्ट की प्रोविजन के मुताबिक ये नहीं होगा कि भाई ये उसका अपॉइंट ना किया जाए गार्डियन। ये सेक्शन 6 हो गया, ये आपकी पहली एक्सेप्शन हो गई जिस पर इस एक्ट की प्रोविजन का इतलाक नहीं होता। दूसरा मैटर है नो डेरोगेटरी इफेक्ट ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट ऑफ वार्ड। ये सेम वही चीज़ हो गई, क्योंकि ये जो नेक्स्ट 3 एक्सेप्शन है वो सेक्शन 3 से निकली हैं। तो वो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि किसी कोर्ट ऑफ वार्ड की कोई पावर है, कोई इसकी जुरिस्डिक्शन है, तो उसके ऊपर भी इस एक्ट की प्रोविजन का कोई डेरोगेटरी इफेक्ट नहीं है, यानी उसे ये
डिग्रेड नहीं कर रही। मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो अथॉरिटी दी हुई है ना इस एक्ट के तहत, जो कोर्ट ऑफ वार्ड स्टैब्लिश हुई है, उसकी अथॉरिटी एक तरफ है, लेकिन इससे पहले अगर कोई कानून है या इसके बाद बना हुआ है और उसके तहत किसी कोर्ट ऑफ वार्ड को कोई जुरिस्डिक्शन दी गई है, उसकी कोई दायरा कार है, उसकी समात है, तो ये इस एक्ट की प्रोविजन उसको जो है वो डिग्रेड नहीं कर रही, इस पर उसका कोई गलत इंपैक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद आ जाता है नॉट टेक अवे एनी पावर पोसेस्ड बाय एनी हाई कोर्ट, यानी अगर किसी हाई कोर्ट के पास कोई पावर है तो ये इस एक्ट की प्रोविजन उसको भी उससे ले नहीं रही। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करना है इसके 8 पोर्शन में कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट हाई कोर्ट के पास तकरीबन 6 पावर्स हैं, कुछ ना पावर्स दी हुई हैं इस एक्ट के अंदर हाई कोर्ट को भी। इस एक्ट के अलावा भी अगर कोई पावर हाई कोर्ट के पास है तो ये एक्ट की प्रोविजन उस पावर को भी ख़त्म नहीं कर रही। फिर उसके बाद फोर्थ एक्सेप्शन है कि नॉट डेरोगेटरी इफेक्ट ऑफ एनी इनेक्टमेंट विच इज पास बिफोर एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट कोर्ट ऑफ वॉर्ड बाय एनी कंपिटेंट लेजिस्लेटर अथॉरिटी और पर्सन इन पाकिस्तान। अगर सिंपल लिटरल इंटरप्रिटेशन करूँ तो इसमें ये इसकी ट्रांसलेशन तो यही बन जाती है कि भाई अगर इस एक्ट के आने से पहले किसी कोर्ट ऑफ वार्ड से मुतल्लिक पाकिस्तान के अंदर कोई कंपिटेंट कोई लेजिस्लेटर अथॉरिटी थी, यानी कानून साज बनाने वाली असम्बली, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली हो गई, उन्होंने कोई कानून बनाया हुआ, कोई अथॉरिटी थी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी हो सकती है, कोई पर्सनैलिटी पाकिस्तान में कॉम्पिटेंट थी, उसने कोई कानून बना लिया है कोर्ट ऑफ वार्ड से मुतल्लिक इस कानून के आने से पहले या बाद में, तो इस एक्ट की प्रोविजन का उसके ऊपर भी कोई डेरोगेटरी इफेक्ट नहीं है, नहीं उसे भी ये ओवरराइड नहीं करेगी, उस पर ये सुपरसीड नहीं करेगी। ये सेम जो इसकी नेचर ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट जहाँ से हमने डिस्कस किया था ना, उसका यही पॉइंट है। तो ये टोटल 4 एक्सेप्शंस हैं जिनके ऊपर, ये 4 मैटर्स हैं जिनके ऊपर इस एक्ट की प्रोविजन का इतलाक नहीं होता, ये इसकी सेविंग है। अब आ जाती है आप लोगों के पास जो है पोर्शन 7, सॉरी हेडिंग 7 माइनर पोर्शन में से, तो उसमें डिस्कस की गई हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर्स। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इस एक्ट के तहत तकरीबन 6 पावर्स दी गई हैं। नंबर 1 पावर तो है अपील सुनने की, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे जो इसके मातहत अदालतें काम कर रही होंगी, अगर वो कोई ऑर्डर या ऑर्डर पास करेंगे, क्योंकि डिक्री तो इस एक्ट के अंदर पास नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर दरख्वास्त जो दे रहे होते हैं, तो वो कह रहे हैं अगर कोई ऑर्डर पास करेंगे तो उनके खिलाफ अपील सुनने की जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47। दूसरी पावर इसके पास है प्रोसीडिंग को ट्रांसफ़र करने की, सेम वही के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से के पास जिन जिन मैटर के मतलब इस एक्ट के तहत प्रोसीडिंग करने की पावर है, उसके पास जुरिस्डिक्शन है जिन मैटर के मतलब केस सुनने की, अगर उसी मैटर से मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहे तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4A ऑफ दिस एक्ट वो अपने से जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनको वो केस फर्दर आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरी पावर इसके पास ये है। थर्ड पावर है कि पावर टू अपॉइंट गार्डियन प्रॉपर्टी बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में कोई प्रॉपर्टी आती है, नहीं आती, बियॉन्ड का वर्ड लिखा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ दिस एक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर है कि वो उस प्रॉपर्टी के लिए भी गार्डियन अपॉइंट कर सकता है। अब सेक्शन 16 को जब हम देखेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि वो उसके लिए गार्डियन तो अपॉइंट कर देती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बेशक वो प्रॉपर्टी उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रही, लेकिन उसके लिए इस तरह वो गार्डियन इस ऑर्डर के ऊपर की जो इन्फोर्समेंट है वो इस तरह होती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना वो अपना ऑर्डर की कॉपी जो है वो उस कोर्ट को भेज देती है जिसकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, जिसके लिए इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गार्डियन पॉइंट किया है, लेकिन वो उसकी जुरिस्डिक्शन में तो नहीं आती। जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है उसको उसने अपने ऑर्डर की कॉपी सेंड कर दी। अब उसके पास जब आता है ऑर्डर तो वो उसको इन्फोर्स कराती है, उसका गार्डियन अपॉइंट करती है, और वो इसी तरह समझा जाता है कि जैसे जिस कोर्ट को अभी ट्रांसफ़र हुआ है ना फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर पास हुआ है जिस कोर्ट को, वो फिर उसे इसी तरह इन्फोर्स कराते हुए इसी तरह समझा जाता है जैसे इन्होंने गार्डियन अपॉइंट किया है। तो ये सेक्शन 16 के अंदर इसकी पावर है कि जो प्रॉपर्टीज़ की जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, वो उसके लिए भी गार्डियन अपॉइंट कर सकती है। फिर उसके बाद 4 पावर है पावर टू कलेक्ट रिपोर्ट फ्रॉम कलेक्टर एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है फर्दर कोई प्रोसीडिंग करने के लिए कोई रिपोर्ट वगैरह चाहिए हो कलेक्टर सबऑर्डिनेट कोर्ट से, जो इससे मातहत अदालत काम कर रही है, तो उससे रिपोर्ट वगैरह तलब कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट पावर इसकी पावर टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के तहत कोई भी जो प्रोसीडिंग चल रही है तो उसके अंदर कितनी मालियत का खर्चा हुआ है उसको डिटरमाइन करने की अथॉरिटी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49। और पावर 6 इसकी ये है कि कोई भी प्रोसीडिंग कंडक्ट करने की पावर है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, यानी प्रोसीडिंग कंडक्ट करने की। फिर आ जाती है आप लोग के पास लास्ट पोर्शन जो है माइनर पोर्शन का लास्ट हेडिंग जो है वो हाई कोर्ट की पावर्स हैं, वो भी टोटल 6 ही है। नंबर 1 पावर्स की ये है कि अपील सुनने की अथॉरिटी है इसके पास अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो भी कोई ऑर्डर पास किया हुआ होता है तो उसके फैसले के खिलाफ अपील सुनने की अथॉरिटी जो है वो हाई कोर्ट के पास होती है। फिर उसी तरह पावर टू ट्रांसफर प्रोसीडिंग की पावर इसके पास सेक्शन 4 है, यानी कि हाई कोर्ट से मुतल्लिक़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है
हाई कोर्ट क्या करती है कि अगर किसी मैटर के मतलब इस एक्ट के तहत उसके पास जो है उसको जुरिस्डिक्शन है ना केस वगैरह सुनने की, तो वो इस तरह करती है कि वो पावर जो है वो आगे फर्दर वो केस या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकती है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कह देती है कि आप आगे अपने से किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दो। ये सेक्शन 4A के तहत इसके पास भी सेम यही पावर है प्रोसीडिंग को ट्रांसफ़र करने की। फिर उसके बाद आ जाता है इसकी जो थर्ड पावर है वो ये है कि ये भी कलेक्टर और सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिपोर्ट वगैरह तलब कर सकती है सेक्शन 46 ऑफ दिस एक्ट के तहत। नेक्स्ट ये है कि अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है इस एक्ट के तहत तो उसमें कितनी मालियत का खर्चा है उसको डिटरमाइन करने की अथॉरिटी हाई कोर्ट के पास भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49। एंड 5 पावर्स के पास है रूल मेकिंग अथॉरिटी है सेक्शन 50। रूल बनाने की अथॉरिटी जो इस एक्ट के तहत किसको दिया गई है, हाई कोर्ट के पास है। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर कोई साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग चल रही है दो कोर्ट के अंदर गार्डियन को अपॉइंट करने के हवाले से एट सेम टाइम यानी साइमल्टेनियसली चल रही है, तो अब इस टाइम वो प्रोसीडिंग अब किन दोनों में से किस कोर्ट के अंदर चलेगी, इस चीज़ को डिटरमाइन करने की अथॉरिटी हाई कोर्ट के पास होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14। तो ये जो है वो इस एक्ट का पूरा माइनर पोर्शन था, यानी जो मेजर पोर्शन नहीं था, लेकिन जो प्रोविजन जो इसमें एक्ट में डिस्कस की गई थी लेकिन रह गई थी इसके मेजर पोर्शन में डिस्कस करने से, तो उनके लिए हमने एक अलग पोर्शन बनाया माइनर पोर्शन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इस एक्ट के अंदर डिस्कस किया गया तो इसको भी डिस्कस करना ज़रूरी था। तो उसमें हमने टोटल 8 हेडिंग्स बनाई जिसमें जो चीज़ें आ रही थी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली।